नमस्कार, वे टू विदेश कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आजकल हर युवाओं के ग्रुप में हर युवा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल नज़र आती है और ये बात कहते हुए वो खुश हो जाते हैं कि मैं स्टार्टअप लेकर आया हूँ। स्टार्टअप से आजकल बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, इनोवेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में वो जुड़ रहे हैं और स्टार्टअप के ज़रिए अपना करियर बना रहे हैं, नए बिजनेस दे रहे हैं देश को। मगर उसी के साथ साथ में विदेश जाकर जो स्टार्टअप में जुड़ना चाहता है, स्टार्टअप प्रोग्राम के ज़रिए अपने आप को वहाँ सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो उसके लिए कैनेडियन सरकार एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेकर आई है और जिसे नाम दिया गया है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। और आज वे टू विदेश कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री जी। और आज स्टार्टअप पर बात होने वाली है, तो सभी युवाओं को पहले से मैं इत्तला करना चाहती हूँ कि इस एपिसोड को ध्यान से देखिए और इस एपिसोड में आपको जो वेबसाइट और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो आपको हम बता रहे हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रवि जी के बारे में एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से उनसे बात कर रहे हैं। रवि जी स्पेशल कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं इस टॉक शो में। रवि जी 1993 से कनाडा में बसे हुए हैं, यानी कि वो जो बात कहेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात कहेंगे। 15 सालों से इमिग्रेशन कंसल्टेंट बतौर सेवाएं दे रहे हैं। कनाडा की कॉलेज में उन्होंने इमिग्रेशन लॉ पढ़ाया है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए उन्होंने कई सेमिनार कंडक्ट किए हैं। कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम क्या है और क्यों आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है? जी, जैसे आपने बड़े विस्तार में बताया कि भारत के लोग कितने, युवा लोग खासकर आप बोल रहे हैं कि कितने एक्साइटेड हैं इसके बारे में। तो कुछ लोगों का तो भी मानना है कि स्टार्टअप, भारत जो है एक तरह से स्टार्टअप कैपिटल है दुनिया का। इस वक्त बहुत ज़्यादा इनोवेशंस यहाँ पे हो रही हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा एप्ट प्रोग्राम है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसे जो स्टार्टअप वीज़ा का ऑफ़र कर रहे हैं। यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ हैं, आजकल अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी चालू किया है, लेकिन कनाडा में कुछ हद तक ये पहल की गई थी। 2013 में इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया था, लेकिन 2017 और 18 के आसपास इसको मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स में लेके आया गया था आफ्टर पायलट प्रोजेक्ट। तो तब से ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। उससे पहले फिर ब्रेक लगा 2 साल कोविड की वजह से लगा, हाँ जी। बट इंटरेस्टिंगली उन 2 सालों में काफ़ी पॉपुलर और ज़्यादा हो गया था। शायद लोग घर पे बैठ के इसके बारे में रिसर्च ज़्यादा करते थे। और स्टार्टअप्स के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है सच, खासकर जो यंग लोग हैं उनके लिए। पर ये प्रोग्राम सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं है, ये कोई भी बिजनेसमैन है जो चाहे वो अधेड़ उम्र का है या बुजुर्ग है, उसके लिए भी ये प्रोग्राम है। ये अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक फेडरल प्रोग्राम है। तो फेडरल प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस में जाके सेटल होने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर प्रोविंशियल प्रोग्राम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसी प्रोविंस में 2 साल पहले तो प्रोजेक्ट वहाँ पे लगानी पड़ेगी, उसमें कितने साल लगेंगे, फिर पीआर मिलेगा तो वो स्पेसिफिक टू दैट प्रोविंस मिलेगा, 2 साल तो मिनिमम वहाँ पे रहना पड़ेगा। बट फेडरल का ये रहता है कि आप कहीं पे भी। तो अदर देन दैट इस प्रोग्राम में जैसे कि नाम ही बोलते हैं कि स्टार्टअप, तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो बाहर के कंट्रीज से इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल स्किल्स अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो उसको दिमाग में रख के उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। बट बहुत ही सिंपल प्रोग्राम रखा है कि अगर आपके पास कोई एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, और इनोवेटिव आइडिया की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास कोई ऐसा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में या इंडस्ट्री में बेसिकली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, और उसको सॉल्व करते हो आप 4 पैसे भी बना रहे हैं, सो यू कैन मोनेटाइज इट। वो एक उसका एलिमेंट है। दूसरा कंपोनेंट ये कि वो इंटरनेशनली स्केलेबल होना चाहिए, ग्लोबल स्टेज पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, तो वो उसको इनोवेटिव आइडिया मानते हैं। अगर इस टाइप का कोई आइडिया है तो वो इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम का। दूसरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसमें 2 ही हैं। दूसरा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कनाडा की एक पब्लिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, और उन्होंने वहाँ पे 3 तरह की कंपनीज को डिफाइन किया है पब्लिक पार्टनर में। एक है इंक्यूबेटर,
दूसरा है आपके एंजल इन्वेस्टिंग कंपनीज और तीसरा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स। तो इन तीनों तरह की किसी भी एक कंपनी के साथ, वो भी वो जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किए हैं, ऐसे तो बहुत सारे इनक्यूबेटर्स हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं कनाडा में, बट देयर आर अबाउट 76 कंपनीज आज की डेट में। वो उनमें से ही आपको एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपना इनोवेटिव आइडिया वहाँ जाके लॉन्च करना है। सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके। देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, हम भी उसमें से एक हैं, और कुछ लॉ फर्म्स हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। चाहे वो किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कनेक्ट करना हो, या इनोवेटिव आइडिया आपका जैसा भी आइडिया रॉ फॉर्म में भी है उसको पॉलिश करके इनोवेटिव बना देना। तो ये इसका कोर, यूँ समझिए कि इस प्रोग्राम का कोर है ये जी, ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। सो यही अगर आप पूरी कर लेते हैं तो जिनको बाकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो बहुत सिंपल हैं। उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत लो है, इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम कुछ भी नहीं है, मतलब बाय लॉ नहीं है, अदरवाइज तो कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं चाहिए, जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स दूसरे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा रहती हैं। कोई पॉइंट बेस्ड नहीं है, कोई एज बार नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो। सो ये अगर चीज़ें देखें तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम जो है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग मेनी बिजनेसमैन। ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अलग अलग अखबार हो या मैगजीन हो, वो इसके ऊपर कुछ न कुछ आर्टिकल बनाते हैं, लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने एक जिक्र किया, हम आगे बढ़े उससे पहले आपने एक एंजल इन्वेस्टर वाली जो बात का जिक्र किया। आप एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, आप खुद भी एंजल इन्वेस्टर हैं, वो क्या है? जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप की डिफरेंट कंपनीज हैं जो जिनमें के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो उनमें से एक एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी भी रहती है। तो इंक्यूबेटर जो रहते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें मोस्टली आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप कनाडा में जाके कैसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल करेंगे, इंक्यूबेशन स्टार्टअप के लिए। तो वो आपको ट्रेन करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ ये खाली इन्वेस्टर नाम है, वो इंक्यूबेटर। हाँ, इंक्यूबेटर उसमें वो आपकी कंपनी में पार्टनर भी नहीं बन सकते। लेकिन जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी बाय लॉ उनको करना पड़ता है, और आपके साथ पार्टनर भी बनते हैं। ओके। तो मैं मोस्टली एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी के साथ ही काम करता था, और कई सालों से काम कर रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि मैं खुद भी एंजल इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ। सो यस, यू आर राइट, मैं एंजल इन्वेस्टर भी हूँ। तो एक एंजल इन्वेस्टर का रोल जो है वो थोड़ा सा ये रहता है कि वो जिस भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, उसके साथ जब तक उसका पीआर नहीं होता, और उसके बाद भी उनके साथ, टीम के साथ जुड़ा रहे। जी। तो वो मेरा एक मेन रोल है एज एन एंजल इन्वेस्टर, अदर देन एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो मैं दोनों ड्यूअल रोल जो है प्ले करता हूँ। ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं। ये दूसरे बिजनेस कैटेगरी से अलग कैसे हैं? कई मायनों में डिफरेंट हैं। जो मोस्टली दूसरी प्रोग्राम्स में जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया उनमें से इसको निकालने की। जैसे आपको इसमें कोई एक्सप्लोरेटरी विजिट नहीं करनी है, जिसमें काफ़ी टाइम और पैसा खराब होता है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं रहती है, आप इतना पैसा खराब कर। इसमें कोई एक्सप्लोरेटरी विजिट नहीं चाहिए। फिर इसमें IELTS रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो। देन इससे फेडरल प्रोग्राम। देन इसमें यह है कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है जो आपने सोचा कि मैं इसको कनाडा में जाके सेटअप करना चाहता हूँ, जो कि इनोवेटिव है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप अप टू 5 अदर एप्लीकेंट्स को जोड़ सकते हैं। टोटल 5 एप्लीकेंट्स या 5 फैमिलीज फॉर दैट मैटर एक प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेट कर सकती हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है। कई डिफरेंट कंट्रीज में जितने भी स्टार्टअप वीज़ा के प्रोग्राम हैं, उनमें ऐसा नहीं रखा गया है। तो ये उसका प्रोसेस है। ये उसका प्रोसेस है कि अप टू 5 पीपल कैन गो अंडर 1 प्रोजेक्ट। तो आप 4-5 फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको अच्छा लगता है, इकट्ठे 4-5 फैमिलीज इकट्ठी मूव कर सकती हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस प्रोग्राम। और इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1/4 हो जाती है बाकी प्रोग्राम्स के हिसाब से। तो वो बड़ा फ़ायदा रहता है। फिर इसका टाइम भी बहुत कम लगता है, इतना नहीं है कि जैसे बाकी प्रोग्राम्स में 4-5 साल लग रहे हैं। आज की डेट में इसका 20-22 महीने का टोटल प्रोसेसिंग टाइम है। जी। तो यस, इट्स और फिर इसमें कोई नेटवर्थ मिनिमम
का प्रूफ नहीं आपको शो करना, दिखाना नहीं पड़ेगा कि भाई कि मेरे पास क्या इतना नेटवर्थ है, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है कई प्रोग्राम्स में। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, क्योंकि जैसे आप अगर ब्रिटिश कोलंबिया में कई PNP में भी जाते हैं तो $2.5 लाख तो मिनिमम डॉलर आपको इन्वेस्ट करना ही रहता है उसमें, $2.5 लाख वो भी मिनिमम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सो ये मेजर जो फैक्टर्स थे जो डिस्करेज कर रहे थे बहुत लोगों को कनाडा में इमिग्रेशन बिजनेस इमिग्रेशन कैटेगरीज में जाने के लिए, उनका ये अच्छा सॉल्यूशन है इस प्रोग्राम में। ओके, तो ये तो हुई प्रोसेस की और कैसे अलग है उसके बारे में बात। इसे ये काफ़ी कठिन लगता है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि वो दिखने में बातों में काफ़ी कठिन लगता है, उसको आसान कैसे बनाएंगे? देखिए उसके लिए एक अच्छा एक इमिग्रेशन काउंसिल मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा किसी एक एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप अपने होम कंट्री में जैसे इंडिया से अगर प्लान करें, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा इनोवेटिव आइडिया क्यों ना हो, वहाँ पे उसको पिच करना उनकी रेगुलेशंस के हिसाब से, अपनी टीम को वहाँ पे जूम पे ही चाहे क्यों ना करें, इट इज़ नॉट वेरी इजी। उनका प्रोटोकॉल है वो समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा काउंसिल है जो पहले बहुत सारी फैमिलीज़ को वहाँ ले जा चुका है इस प्रोग्राम के अंडर, तो वो होना जरूरी है। तो उसके बाद फिर इसका सिंप्लीफाई करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आपका इंडिविजुअली एज ए आपको प्रोफाइल जो है वो चेक किया जाता है, फिर अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उसको पॉलिश किया जाता है, देन उसके बाद टीम अगर है आपकी तो उसके एंड देन धीरे धीरे उसको फिर आपको प्रिपेयर किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक जो कोई भी एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी है वो आप या इंक्यूबेटर है या वेंचर कैपिटल, तो ये जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो लेटर ऑफ सपोर्ट लेने के लिए जो भी प्रोसेस है वो देखने में शायद कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और वो होती भी अगर आप खुद अपने बलबूते पे करना चाहें। तो इसलिए किसी एक यूँ समझें कि पार्टनर कंपनी का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक सही तरीके का प्रेजेंटेशन सिखाएं कि आपको अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडियाज़ को कैसे वहाँ प्रेजेंट करना है, वो तरीका आपको सिखाते हैं। आपका जो बतौर एक एंजल इन्वेस्टर जो रोल है वो आपने अभी जिक्र किया, तो क्या ये जो प्रोजेक्ट लेकर वहाँ जाते हैं स्टार्टअप के लिए, तो वो PR का प्रोसेस में उनको आप सपोर्ट करते हैं? PR प्रोसेस के बाद भी आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, सो एज एन एंजल इन्वेस्टर मेरा रोल काफ़ी क्रिटिकल रहता है, राइट फ्रॉम क्लाइंट सिलेक्शन या एप्लीकेंट सिलेक्शन या जो फाउंडिंग मेंबर है उसका सिलेक्शन, कि क्या इनके पास जो स्किल सेट है वो वहाँ पे जाके ये अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी कंपनी के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ, तो मेरे को सबसे पहले उस टीम का या उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड पता होना अच्छा कि भी कर सकेगा वहाँ या नहीं, क्या इसके पास अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, नहीं है तो उसको फिर कैसे पॉलिश किया जा सकता है, वो मेरा प्राइमरी रोल वहाँ से चालू हो जाता है। उसके बाद फिर उसको प्रेजेंटेशन कैसे करानी है वहाँ पे, फिर उसकी जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये लंबा रास्ता है, इसमें 18, 20, 22 महीने लग सकते हैं, तब तक उसकी प्रोजेक्ट को कनाडा में डेवलप कैसे करना है, क्योंकि पूरी टीम तो शायद इंडिया में या ओवरसीज़ में कहीं होगी, सिर्फ मैं ही हूँ जो वहाँ पे कनाडा में कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से लेकर और उसमें जो भी माइलस्टोन्स हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उनको धीरे धीरे प्रोजेक्ट को डेवलप करना, तो मेरा रोल रहता है। तो मैं पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, हमारी बड़ी अच्छी टीम है, PR तक भी करते हैं, और मेरा लालच ये रहता है कि PR के बाद भी वो लोग काम करें, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर तो मेरा पैसा तभी बनेगा जब वो वहाँ पहुँच के उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सो येस, आई डू प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑल द वे टिल दे गेट देयर PR एंड बियॉन्ड आल्सो। और इसमें ये स्टैटिस्टिक है कि अब 60% तक के जो लोग हैं इस प्रोग्राम के जो अंडर आते हैं वो PR के बाद भी अपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो ये सक्सेस है इस प्रोग्राम का कि इतने कोई मिकी माउस प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, अच्छी हैवी ड्यूटी प्रोजेक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट भी ऑब्जर्वेशन रखती है कि ये लोग आके वहाँ पे कनाडा में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन रखती है, गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट मिलता है ऐसे स्टार्टअप प्रोग्राम को? डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्टार्टअप, कुछ उसमें तो पब्लिकली आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, बट मोस्टली प्राइवेट आपको इन्वेस्टमेंट लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्टार्टअप। और इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम ए प्राइवेट इन्वेस्टर,
बट गवर्नमेंट ने जो हेल्प किया है कि आपको कनेक्ट करवा दिया है पब्लिक पार्टनर्स के साथ। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ एज एन एंजल इन्वेस्टर, वो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किए हैं। तो उनका प्रोटोकॉल जो है वो गवर्नमेंट ने सेट किया है, कैसे टीम को सिलेक्ट करना है, कैसे इंडिविजुअल को क्वालिफाई करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्रूव करना है, किस प्रोजेक्ट को या किस इंडिविजुअल को लेटर ऑफ सपोर्ट देना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देना है, ये सारा प्रोटोकॉल है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ बियॉन्ड दिस कि अगर आप पीआर लेते हैं तो वहाँ पे जो पब्लिक बैंक्स हैं वो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप वीज़ा को। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब किसी को वहाँ स्टार्टअप प्रोग्राम वो लेकर गए, वो पीआर भी हो गए जी, और फिर वो प्रोजेक्ट उनका फेल होता है, राइट, उसके बाद क्या वो उनके पास में पीआर एज इट इज़ रहेगा कि फिर वो लॉस करेंगे? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार मुझसे ये पूछा जाता है। पर कैनेडियन गवर्नमेंट का जो लॉ है पीआरस के बारे में जी, वो ये है कि अगर आप एक बार पीआर हो जाते हैं तो आपसे वो पीआर नहीं लिया जा सकता इतनी आसानी से। और सेम लॉ जो है इस प्रोग्राम पे भी लागू होता है। आपका स्टार्टअप वहाँ जाके चलता है, नहीं चलता है, फेल होता है, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि इट्स ए स्टार्टअप जी, एंड द नेचर ऑफ द स्टार्टअप इज कि भी हर स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। अभी तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई है एज ऑफ टुडे। फ्यूचर में कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि इसको ऊपर कम से कम इतना काम करना है या मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगानी है, वो होगा तब होगा, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी पीआर के ऊपर अभी तक कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है। सो यू आर सेफ एज ऑफ टुडे। कॉस्ट क्या है ये स्टार्टअप प्रोग्राम में कोई जाता है वहाँ पर लेकर अपने आइडियाज़ और वो, तो उसकी कॉस्ट क्या है और कितना समय इस पूरे प्रोसेस में लगता है? देखिए, कॉस्ट जो है यूँ एकदम से बताना मुश्किल है क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट लेके आएंगे जी। ये बताना लेकिन फिर भी आसान है कि जितने बाकी इमिग्रेशन बिजनेस कैटेगरी के प्रोग्राम्स हैं कनाडा के लिए उनसे ये बहुत कम है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत कम हैं। किसी भी प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन और एडमिशन 2 स्टेज रहती है जी। सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए बाकी बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम में ही आपका ऑलमोस्ट 3-4 लाख डॉलर लग जाता है और उसके बाद फिर एडमिशन तक पहुंचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए भी काफ़ी पैसा। इसमें सिलेक्शन आपका 3-4 महीने में, 5 महीने में हो जाता है, तो टाइम भी बहुत बचता है और पैसा भी ऑलमोस्ट, ये कहना भी थोड़ा सा आसान है कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स इसमें आप पॉसिबली जा सकते हैं एटलीस्ट जब तक आपका पीआर नहीं होता। हाँ, पीआर के बाद आप जितना पैसा उस पर लगाना चाहें वो आपके ऊपर है जी। तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है। बाकी फिर आप उस बिज़नेस पे कितना भी पैसा लगाएं अपने बाकी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ मिलके, आपका जो भी एंजल इन्वेस्टर है उसके साथ मिलके, देन तो स्काई इज़ द लिमिट। पर यस, इनिशियली इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल प्रोग्राम इवन दो इट इज़ कॉल्ड ए बिजनेस प्रोग्राम। जी। क्या इससे फ़ायदा क्या होगा ये स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम से, क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, इसके मेन अगर आप बेनिफिट्स मेरे से पूछना चाहते हैं, आपने बीच में इस वक्त टाइमिंग का भी पूछा। टाइम इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ दिस, बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें जो प्रोसेसिंग टाइम है आज की डेट में मिनिमम 4 to 5 years लग रहे हैं और शायद ज़्यादा भी। और कुछ बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स तो सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए हैं, जैसे क्यूबेक इन्वेस्टर प्रोग्राम है उसको सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है या कुछ टाइम के लिए डोरमेंट है क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगने लग गया था, 5-6 साल तक की उसकी प्रोसेसिंग टाइम चली गई थी तो इनप्रैक्टिकल हो गया था। तो इसमें जो है आज की डेट में अराउंड 2 years का टाइम है, बट इट्स ए डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग। कोविड से पहले ये 1 साल से कम में हो रहा था प्रोसेसिंग, अब थोड़ा ज़्यादा है तो ऊपर नीचे होता रहता। दैट इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स। देन ऑफ कोर्स कॉस्ट इज़ अनदर कि काफ़ी सस्ता है, फेडरल प्रोग्राम है, लो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 5 बैंड आपको चाहिए IELTS के, राइट। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें प्रूफ ऑफ फंड्स जो है नहीं शो करना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कोई ऐसी है और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। लेटर ऑफ सपोर्ट तक जितनी सपोर्ट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं हम करते हैं, या कोई भी किसी भी आप कंसल्टेंट या एंजल इन्वेस्टर के साथ आप काम करना चाहें तो लेटर ऑफ सपोर्ट तक पहुंचाने का काफ़ी हद तक जिम्मा जो है वो आपकी जो भी लॉ फर्म है या कंसल्टिंग फर्म है वो ले लेती है। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी प्रोग्राम दैट वे। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स फॉर मैनी ईयर्स। तो जब ये स्टार्टअप वीज़ा लॉन्च हुआ था तो मैं उसके शुरुआत में इसमें जुड़ गया था, सिर्फ इसलिए कि देखते ही इन थ्योरी लग रहा था कि ये अगर इसकी ये 2-3 चीज़ें क्रैक कर ली जाएं तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और टचवुड अभी तक वो हमारे लिए प्रोग्राम जो है 100% सक्सेसफुल रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि भी, इसलिए मैं कई और प्रोग्राम्स कई बार मैं
प्रैक्टिस ही नहीं करता। ओके आप इसी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। आखिर में यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और वो कुछ ऐसी तलाश में हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट है स्टार्टअप का वो सक्सेस हो, तो उनको क्या सलाह दोगे जो कनाडा आकर अपने स्टार्टअप को और ज़्यादा फ्लोरिश करें? जी देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि भी आप इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन और आपके पास अगर और कोई भी विकल्प नहीं है, जैसे आप अगर इकोनॉमिक प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर में जाना चाहते हैं, तो आप जब तक मास्टर्स ना हो, 7 बैंड 8 बैंड IELTS ना हो, आपकी वाइफ के पास भी अच्छी मास्टर्स ना हो, अगर वो सब नहीं है तो आपके पास 2-3 ही विकल्प रहते हैं वो बिज़नेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में। तो उसमें ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए भी अच्छा प्रोग्राम है कि आप PR की स्टैंप लगवा के कनाडा जाते हैं, वहाँ जाके कोई प्रोजेक्ट लगाना है, वर्क परमिट को कन्वर्ट कराना है और पैसे लगाने हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ से PR लेके वहाँ लैंड करते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहे आप उस प्रोग्राम में रहें, उस प्रोजेक्ट में रहें या ना रहें, यू कैन म्यूचुअली डिसाइड अमंग योर फाउंडिंग मेंबर्स एंड यू कैन लीव दैट प्रोजेक्ट एंड यू कैन डू समथिंग एल्स। सो ये एक बड़ा अच्छा इजी प्रोग्राम है। और कोई प्रोग्राम में आप जाना चाहें, ओनर ऑपरेटर में, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र में या कहीं, तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट जो है उसको कंसिडर कर लें। अगर आपका कंसल्टेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है तो आप उनसे स्टार्टअप वीज़ा के बारे में ज़रूर पूछें। मोर और लेस वजह ये होगी कि वो स्टार्टअप वीज़ा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो आपको वो ऑप्शन बाकी प्रोग्राम्स की देगा। बट डू सम रिसर्च अबाउट दिस प्रोग्राम एंड देन मेक अप योर माइंड। जी, और आप डायरेक्ट रवि जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर और जो वेबसाइट और जो ईमेल आईडी आपको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए और इतने अच्छे आइडियाज़ आपने जो शेयर किए हैं। खासकर ये मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो शार्क टैंक हम देख रहे हैं, शार्क टैंक में कई बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं, उनको वहाँ फंडिंग नहीं मिलती है और कई लोग ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं उनको फंड मिल भी जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के स्टार्टअप पे जो काम करते हैं वो सभी शार्क टैंक में पहुंचते भी नहीं हैं। तो आपके लिए ये कनाडा का एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है जो आप अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से आपको पार्टनर भी मिलेंगे, क्योंकि फंडिंग की बात जो मैं कर रही हूँ तो वहाँ से भी आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, पार्टनर मिलेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट को, आपके इनोवेशन को और ज़्यादा सक्सेस बना सकते हैं। वे टू विदेश कार्यक्रम में आज बस इतना ही। VNM पर खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का Facebook पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट पर आप खबरें पढ़ सकते हैं और जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरें आपके फिंगर पर हैं। और अब VNM टीवी पहुंचा है जियो फाइबर के जरिए आपके टेलीविज़न पर। तो जुड़े रहें VNM टीवी के साथ। नमस्कार।